ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है अंधेरों ने सवेरा नहीं होने दिया। Dear students, this is Kumar Chandan sir and I welcome yours to my YouTube channel Anatomical Biology. In this video we are going to talk about the final year examination for 2025 for the subject of biology. प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं इस बार के 2025 की बायोलॉजी की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो है मैं आंसर की लेके आया हूँ, सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आपको मैंने बताया था कि आप जो है क्वेश्चन को टिक आउट कर लेंगे क्वेश्चन पेपर में जो है, और जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा उसके बाद जो है आप टैली कर लेंगे कि आपके कितने मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव में आने वाले हैं, सब्जेक्टिव में आपने कैसा लिखा हुआ है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है आपके कॉल और मैसेजेस से। हर साल की भांति इस साल भी जो आपने प्यार दिखाया कोचिंग के प्रति, मेरे डेडिकेशन के प्रति, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे बच्चों, मुझे इस बात पर गर्व होता है कि जिन बच्चों ने एनाटॉमिकल बायोलॉजी को फॉलो किया हुआ है वो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करते हैं। हर साल एग्ज़ाम के बाद आपके कॉल और मैसेजेस से मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये जो लास्ट के दिसंबर जनवरी के महीने होते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं कि वो एग्ज़ाम में कैसे जो है अच्छा कर पाएंगे, कैसे अपना मार्क्स स्कोर कर पाएंगे बढ़िया। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बच्चे होते हैं, वो भी थोड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उस पर तरह तरह की बातें जो है चलती रहती हैं। सो इन सब को देख के जो है आप घबरा जाते हैं। तो मेरा बार बार आपसे जो है यही कहना होता है कि आप घबराएं नहीं, आप अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट रखें। आपको जो बताया गया है बस आप उनको जो है फॉलो करते चलें। और ऐसे ही बच्चों के लिए मुझे एक लाइन याद आ गया कि मंजर बुरा हो सकता है मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है जिंदगी नहीं, है ना। तो आइए जो है हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें 2025 की परीक्षा में पूछे गए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग जो है टिक आउट करेंगे। देखें, ये पहला क्वेश्चन जो है कितना बेहतरीन दिया हुआ है चैप्टर नंबर 6 से, कि इनमें से कौन सही जोड़ा है। देखिए जी और टी दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ए जो है वो बॉन्ड बनाता है टी के साथ डबल बॉन्ड, जी बॉन्ड बनाता है ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ। तो आप सही जोड़ा चुनने वाले हैं। तो जी और सी जिसमें ट्रिपल बॉन्ड दिखे, यहाँ भी देखें जी और सी डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये अगर आपने टिक किया हुआ है गलत हो जाएगा। आपका जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, मेरे पास जो है ना वो सेट एच है, ये देख लेंगे आप एक बार। सेट एच है, आपका हो सकता है कोई और सेट होगा तो आप उसमें क्वेश्चंस को मिला लेंगे। मेरे पास, मैंने एक बच्चे से जो है डिमांड किया हुआ था, तो उसने जो है पेपर ला के दिया, और ये सेट एच है। सेट एच को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लें। बताया जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा घुलनशील आरएनए है, सॉल्युबल आरएनए कौन सा है। आपको जो मॉडल सेट बताए गए हैं, या इस साल मैंने जो पेपर बनाया हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव का सेशन कराया है मैंने, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल पे अभी आज भी वो वीडियोस पड़े हैं। चैप्टर 6 के वीडियो में आप जाके देखेंगे, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को कराया था कि सॉल्युबल आरएनए जो होता है वो हम लोग टी आरएनए को कहते हैं, ठीक है ना। सॉल्युबल आरएनए जो होता है वो टी आरएनए को हम लोग कह लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा घुलनशील आरएनए टी आरएनए हो जाएगा। ट्रांसफर आरएनए को हम लोग घुलनशील आरएनए कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखें, कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे रहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स तो हम लोग जानते हैं, आरएनए और डीएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स का बंधना बहुत जरूरी है। तो ये बंधन जो है किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, सहसंयोजक, विरत संयोजी, और इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, याद रखें कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन के बंधन होते हैं, ठीक है ना। उनके बीच, उनको जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये चैप्टर 6 में से हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखें, अभी तक जो क्वेश्चंस आपने देखा, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया था, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, ये चैप्टर 6 से थे, ठीक है ना। चैप्टर 6 माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चंस थे। प्यारे बच्चों, पिछले बार जो है बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन दे दिया था, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो लोग पढ़ाई नहीं किए थे उनका ये कहना था कि इस बार का पेपर टफ आ गया है। बेशक आप बचने के लिए, आप अपने पेरेंट्स से बचने के लिए, आप अपने दोस्तों में अपने आप को मेंटेन रखने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी सवाल जो है बुक से बाहर का नहीं आता है ना। मेरा ये कहना होता है कि अगर आप पढ़ाई करेंगे, बेशक जो है आपसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे, सारे क्वेश्चंस आप बनाएंगे, बस एक ही शर्त है, पढ़ाई करना। और इस बार का क्रैश कोर्स भी जो है आपका देखे थे, एक स्लोगन के साथ स्टार्ट हुआ था, दुनिया में हर चीज़ पराई है, अगर कुछ अपना है तो वो बस पढ़ाई है।
ठीक है ना। ये स्लोगन मैंने आपको दिया था क्रैश कोर्स के पहले, और जिन बच्चों ने इस स्लोगन को फॉलो करते हुए पढ़ाई किया है उन्होंने आज बहुत ही खुशी खुशी फ़ोन किया, कॉल किया, मैसेज किया, जिससे हमको जो है बहुत संतुष्टि मिली, है ना। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। बताया जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से समवृत्ति अंगों के उदाहरण कौन है, ठीक है ना। समवृत्ति अंगों के उदाहरण जो है वो कौन है, इनमें कौन सा एनालोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। तो प्यारे बच्चों, एनालोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है ये कल भी मैंने आपको कराया हुआ था। इसके पहले वाले जो है वीडियोस में चैप्टर 7 के जितने वीडियोस थे उसमें भी मैंने आपको कराया हुआ था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा पक्षी और तितली के पंख, ठीक है ना। ये समवृत्ति अंगों के उदाहरण है, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई ये दोनों एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना, समवृत्ति अंगों के। इसके बाद देखें निम्नलिखित में किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होगा, ठीक है ना। परागण जलकुंभी में किसके द्वारा होता है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का तो मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर टिक आउट किया होगा एज आई एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। लेकिन जिन्होंने कंसंट्रेशन दिखाया है अपना पढ़ाई में वो बेशक इसका गलत आंसर टिक आउट नहीं करके आए होंगे, ये मेरा विश्वास है ना। सब लोगों ने देखें, जैसे इसने भी जो है जल टिक आउट किया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया है कि जलकुंभी भले ही पानी में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें जल द्वारा परागण होता है। उसमें परागण की क्रिया कभी कीट द्वारा होती है और कभी हवा द्वारा होती है, ठीक है ना। कीट द्वारा भी होती है और हवा द्वारा भी होती है। तो आप राइट आंसर जो टिक आउट करेंगे वो बी और सी को टिक आउट करेंगे, ठीक है ना। डी नंबर जो है आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। वाटर हायसिंथ जो होता है, वाटर हायसिंथ में पॉलिनेशन जो होता है ना, वो बी एंड सी, दैट मीन्स इंसेक्ट और विंड दोनों के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें 6 नंबर। कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। नर तथा मादा पुष्प जो है वो एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए तो दोनों ऑप्शन सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, क्योंकि आपने पढ़ा है कुकुरबिट्स और कोकोनट, ठीक है ना। कुकुरबिट और कोकोनट ये दोनों जो है ना इनके पुष्प में नर और मादा, ठीक है ना, नर और मादा जनन अंग एक ही पुष्प पर होते हैं, ठीक है ना, एक ही पुष्प पर दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं, दोनों ऑप्शन सही होगा। ये कुकुरबिटेसी की कैटेगरी में आता है और ये जो है हम लोगों का हो गया कोकोनट। तो नारियल को हम लोग टिक आउट करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो नारियल हो जाएगा, ठीक है ना। नारियल को आप टिक आउट करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट हम लोग देखें किस ग्रह पर जीवन की संभावना है। ये चैप्टर 7 से क्वेश्चन आपका लिया गया है। किस ग्रह पर जो है जीवन की संभावना है। तो ये बच्चे ने जो है राइट आंसर टिक आउट किया है, मंगल ग्रह पे अभी जीवन की संभावना है, ठीक है ना। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज देयर ए पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। तो लाइफ की पॉसिबिलिटी जो है प्यारे बच्चों अभी मार्स पे अवेलेबल है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि पोमी कल्चर किससे संबंधित है। ये चैप्टर 9 से आपका सवाल है। चैप्टर 9 से पोमी कल्चर जो है वो किससे संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, पोमी कल्चर जो है वो फ्रूट से रिलेटेड है, ठीक है ना। पोमी कल्चर जो है वो इन चारों में से फ्रूट से रिलेटेड है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें, बताया जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक हैं। जैविक घटक कौन है। हम लोगों को ना इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट चुन लेना है। तो इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट में आप देखेंगे प्रोड्यूसर हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा, ठीक है ना। उत्पादक जो है प्रोड्यूसर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देख लें, कहा जा रहा है ना कि इनमें से कौन समुद्री मछली है। ये भी मैंने आपको चैप्टर 9 में बताया था, इसको बखूबी हम लोगों ने टिक आउट किया था। मैंने बताया था कि आप समुद्री मछली और ताजे जल की मछली दोनों को टिक कर लेंगे, दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको याद होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जैसा मैंने बताया था इस पॉइंट को पढ़ाते हुए बिल्कुल वैसा ही हुआ है। समुद्री मछली का एग्जाम्पल जो है हम लोगों से पूछ दिया गया। तो हम लोग जानते हैं कि इन चारों मछलियों में से समुद्री मछली वो हिल्सा होती है, ठीक है ना। समुद्री मछली जो है वो हिल्सा होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका होगा हिल्सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैरिन फिश। तो प्यारे बच्चों, मैरिन फिश जो है वो हिल्सा हो जाएगी। हिल्सा, सार्डाइन, पॉम्फ्रेट ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। और देखें, कल मैंने 5वें मॉडल सेट का वीडियो बनाया था, ठीक है ना। कल मैंने 5वें मॉडल सेट का वीडियो बनाया था नाइट टाइम में, जिसको आपने शायद सुबह में देखा था।
उसके एक दिन पहले वाला, यानी चौथा जो मॉडल पेपर था, चौथे मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन क्यूनिन का स्रोत है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन था कि क्यूनिन किससे प्राप्त होता है। तो उसमें मैंने ऑप्शन टिक आउट किया था सिनकोना की छाल से। ठीक है ना, सिनकोना की छाल से। तो एकदम वही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा अंतर किया गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्यूनिन किससे प्राप्त होता है। ठीक है ना, क्यूनिन का सोर्स कौन है। तो यहाँ पे आपको सिनकोना की छाल टिक आउट नहीं करनी है, बस आपको पेड़ बता देना है किस पेड़ से निकाला जाता है। तो आप टिक आउट करेंगे सिनकोना। अभी ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, परसों के ही वीडियो में ये मैंने बताया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मॉडल पेपर 4 में आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। तो देखें, अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है ना कि काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती हैं। काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती हैं। तो ये प्यारे बच्चों पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वुडी लाइनाज और क्लाइंबर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, वुडी लाइनाज और क्लाइंबर्स ये दोनों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु किया जाता है। ठीक है ना, उत्परिवर्तन हेतु जो है किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास गामा किरणें, अल्फा किरणें, एक्स किरणें और फिर जो है सूर्य की रश्मियाँ। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें। ये फसली पौधों में उत्परिवर्तन के लिए हम लोग गामा रेज का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, जो भी म्यूटेशन करवाना होता है क्रॉप प्लांट्स में, ये प्लांट ब्रीडिंग से लिया गया है, चैप्टर 9 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो गामा रेज हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें, चैप्टर 1 से क्वेश्चन आ गया। चैप्टर 1 बहुत सारे जगह पे पढ़ाया नहीं गया है, इस वजह से कि ये सिलेबस से आउट हो चुका है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है और हम लोगों ने समय रहते इसको पढ़ा भी, है ना। तो चैप्टर 1 जो है इससे ये क्वेश्चन लिया गया है, ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। तो आपने कई बार पढ़ा हुआ है, ट्यूबर द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो पोटैटो में होता है। ठीक है ना, आलू में होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आलू, पोटैटो। नेक्स्ट है, देखें इस क्वेश्चन पे भी मुझे डाउट है कि आप सबने जो है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होके गलत टिक किया हो। निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा। ठीक है ना, बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि एक गुणसूत्र बढ़ रहा है, लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है कि एक जोड़ा गुणसूत्र बढ़ना है। तो गुणसूत्र जो है जनरली सामान्य अवस्था में जब होते हैं हमारे अंदर, तो वो 2n टाइप से लिखे जाते हैं। ठीक है ना, 2n टाइप से लिखे जाते हैं। लेकिन एक जोड़ा अगर बढ़ जाए, एक जोड़ा बढ़ जाए यानी 2 और बढ़ेगा। तो आपको याद होगा म्यूटेशन पढ़ाते समय, जब क्रोमोसोमल म्यूटेशन हम लोग पढ़ रहे थे, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको ये सिंबल बताया था कि 2n+2 किसके लिए यूज होता है। 2n+2 प्यारे बच्चों टेट्राजोमी के लिए यूज होता है। ठीक है ना, ये टेट्राजोमी के लिए यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा टेट्राजोमी। ठीक है ना, टेट्राजोमी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको समझाया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेट्राजोमी। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो प्यारे बच्चों ये जो कैंसर सेल्स होती हैं, कैंसर सेल्स में भी डिवीजन माइटोसिस के थ्रू ही होता है, माइटोसिस के थ्रू। ठीक है ना, कैंसर सेल्स में भी जो है डिवीजन जो होगा वो माइटोसिस के थ्रू ही होता है। ठीक है ना, माइटोसिस के थ्रू कैंसर सेल्स में डिवीजन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का फर्स्ट नंबर। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडॉन है। आरंभिक कोडॉन, कम से कम ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने सेशन भर में जो है 100 बार जो है पढ़ा ही होगा, है ना। 100 बार जो है मैंने बताया होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि इनिशिएटर कोडॉन कौन होता है, इनिशियल कोडॉन कौन होता है। तो इनिशियल कोडॉन आपको याद होगा AUG। ठीक है ना, AUG हो जाएगा। अभी जो 1-2 दिन पहले हम लोगों ने मॉडल पेपर डिस्कस करा है, उसमें भी ये क्वेश्चन है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है ना, मॉडल पेपर करके एक प्लेलिस्ट है अपने चैनल पे, जिसमें जो है ये क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाएगा। किसी ना किसी मॉडल पेपर में मैंने इसको कराया है, वो एक्चुअली मुझे याद नहीं है, एग्जैक्टली याद नहीं है कि किस मॉडल पेपर में है,
बट ये है, आपने भी देखा होगा, जो लोग वीडियो देखे हैं उनको पता होगा। नेक्स्ट हम लोग देखें बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। इस क्वेश्चन पे तो प्यारे बच्चों क्लेम हो सकता है ना, इस क्वेश्चन पे क्लेम हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन और ऑप्शन जो है ना वो ज़्यादा करेक्ट नहीं है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि बायोलॉजी के फादर जो है ना वो एरिस्टोटल है, ठीक है ना। बायोलॉजी जीव विज्ञान का जनक जो है वो हम लोग अरस्तु को कहते हैं। बट बायोलॉजी वर्ड को क्वाइन करने वाले, ठीक है ना, हु क्वाइन द वर्ड बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी वर्ड क्वाइन करा गया था ये लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था, ठीक है ना, लैमार्क और ट्रेविरेनस। तो इस क्वेश्चन पे क्लेम हो सकता है। बट यहाँ देखें चारों में से कहीं भी लैमार्क और ट्रेविरेनस का नाम नहीं दिया गया है, तो आप जानते हैं कि आप किसको टेक आउट करेंगे। एक ही वन एंड ओनली ऑप्शन बच जाता है, दैट इज एरिस्टोटल, ठीक है ना। तो एरिस्टोटल जो है वो क्या होंगे, बायोलॉजी शब्द को प्रतिपादित करने वाले, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना। बाकी आप सभी जानते हैं कि बायोलॉजी टर्म को क्वाइन करने वाले लैमार्क और ट्रेविरेनस थे, ठीक है ना। तो आइए अगला सवाल हम लोग देख लें। कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है। आपको याद होगा ये जितनी भी क्रांतियाँ होती हैं इसका हम लोगों ने एक वॉलपेपर सेट किया था अपने बोर्ड पे, है ना, ताकि आपको याद हो जाए। और टेलीग्राम पे तो जाता ही है, टेलीग्राम पे तो कई बार गया हुआ है, ठीक है ना। पीली क्रांति जो है, येलो रिवॉल्यूशन जो है ना, वो रिलेटेड है ऑयल सीड से, ठीक है ना। येलो रिवॉल्यूशन जो है वो ऑयल सीड से रिलेटेड है। तो ऑयल सीड्स जो है इसका संबंध पीली क्रांति से है, येलो रिवॉल्यूशन से है। चैप्टर 9 से है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखें जरा, चैप्टर 2 का है ये सवाल। कहा जा रहा है ना कि पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है। तो प्यारे बच्चों लौंग जो होता है ना वो फ्लावर का बड होता है, ठीक है ना, कली होता है, फूल का कली होता है, समझ में आ रहा है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बड हो जाएगा, ठीक है ना। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज क्लोव ऑब्टेन, तो इसका राइट आंसर आप टिक आउट करेंगे बड, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देख लें, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। आपको ये भी याद होगा जब हम लोग कोर्स पढ़ रहे थे और जब हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे थे, दोनों टाइम मैंने 4 चीज़ों का नाम बताया था, 4 चीज़ों का नाम बताया था। और उसमें जो है ये एंजाइम भी था, ठीक है ना। नाम था इसका स्टैटिन, ठीक है ना, स्टैटिन। यहाँ देखें आप स्टैटिन। तो स्टैटिन का यूज़ जो है वो किया जाता है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने के लिए स्टैटिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। लाइपेज को भी मैंने बताया था, स्ट्रेप्टोकाइनेज को भी हम लोग देखे थे, साइक्लोस्पोरिन ए को भी देखे थे, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होता है या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, अंग प्रत्यारोपण होता है, उनमें साइक्लोस्पोरिन दिया जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए। तो ये चारों से ना प्यारे बच्चों क्वेश्चन रहता ही रहता है। और चैप्टर 10 से मोस्टली जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इसको इम्पॉर्टेंट टिक आउट किया था, आपको याद होगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि नग्न बीजियों में ये जो एंडोस्पर्म होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो ये देखें बच्चे ने गलत आंसर टिक आउट किया है। ये जो नग्न बीजी होते हैं ना, नग्न बीजी में एंडोस्पर्म अगुणित प्रकार का होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा होता है, तो आप बताएंगे हैप्लॉइड, ठीक है ना, हैप्लॉइड बताएंगे आप। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है, ये देखें, ये प्यारे बच्चों जो लोग समझते हैं कि क्लास 11th कुछ नहीं है, क्लास 11th में नहीं पढ़ते हैं, चाहे उसकी वजह जो भी हो, तो उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए क्लास 11 से भी क्वेश्चन है इसमें। ये हम लोग जो है पीजीआर्स के बारे में पढ़े हुए हैं क्लास 11th में, ठीक है ना, वृद्धि और नियंत्रण में, पादप वृद्धि और नियंत्रण में, तो उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन तनाव हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन हम लोग किसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चों स्ट्रेस हार्मोन जो होता है ना वो ABA होता है, ठीक है ना। एब्सिसिक एसिड को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, तनाव हार्मोन, ठीक है ना। ये क्लास 11 से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है। देखें ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कई बार किया हुआ है, इकोलॉजी से ये भी लिया गया है, इकोलॉजी से लिया गया है, चैप्टर 16 से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान किससे है। तो प्यारे बच्चों आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ
वर्ड्स को ना चेंज कर दिया गया है। मैं हर बार बताता हूँ कि आप एक चीज़ के लिए जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको एक बार फाइंड आउट करें, उनको याद करें, और पढ़ाते समय मैं बताता भी हूँ, है ना। तो इसमें है क्या कि राइट आंसर फ्रीऑन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। फ्रीऑन जिसका कॉमन नेम, जो कि कॉमन नेम है एक तरह से CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कॉमन नेम जो है वो फ्रीऑन होता है। तो फ्रीऑन से ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान है। ओजोन लेयर जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट हार्मफुल जो है ना वो है फ्रीऑन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीऑन। नेक्स्ट हम लोग देखें, बताया जा रहा है निम्नलिखित में से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है। ये भी आपको याद होगा, मैंने 5 नाम टिक आउट कराए थे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, और उनमें से देखें एक क्वेश्चन हमारे सामने है ना। तो प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा उद्यान से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन में भी इस बच्चे ने गलत आंसर टिक आउट किया है, गैंडा हो जाएगा, ठीक है ना। ये राइनोसेरस के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो राइनो के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, राइनो। नेक्स्ट हम लोग देखें, ये भी देखें, हम लोगों ने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में, जैव विविधता और संरक्षण, चैप्टर 15 में, और उसमें हम लोगों ने नेशनल पार्क का नंबर देखा था। नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है ना, वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हमने बताया था कि आप इनके नंबर केवल याद रखें, नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। भारत में कितने संरक्षित जैव मंडल क्षेत्र हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। समझ में आ रहा है ना। 18 जैव मंडल सोर्स जो है वो संरक्षित जैव मंडल हैं अपने भारत में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने का काम एनाबेना करता है, ठीक है ना, जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है। तो एनाबेना इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सर के रूप में हम लोग एनाबेना का यूज करते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। कहा जा रहा है ना कि क्राइटॉक्सिन क्या करता है। कल के क्वेश्चन में मॉडल पेपर में ये सवाल था, बट वो वहाँ पे ऑप्शंस जो है थोड़े अलग थे कि वो किसको कंट्रोल करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोगों को ऑप्शन बदल दिया गया है, बट फिर भी हम लोग जानते हैं इसको हम लोगों ने किया है। क्राइटॉक्सिन क्या करता है। तो क्राइटॉक्सिन का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखा है। ये ना जो बॉलवर्म होते हैं, बॉलवर्म के मध्य आंत के एपिथेलियम को बांध लेता है, एपिथेलियम से बाइंड कर जाता है। समझ में आ रहा है ना। बाइंडिंग ऑफ एपिथेलियम ऑफ मिडगट ऑफ बॉलवर्म, क्राइटॉक्सिन का इतना ही काम है। और उसके बाद जो है ये एपिथेलियल सेल्स को डैमेज कर देता है, रप्चर कर देता है, ठीक है ना। सेल्स जो है वो फूलती हैं और उसके बाद फट जाती हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, ये तो 11 से ही है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका 11 से है, तो जो लोग 11th नहीं पढ़े हुए हैं उनको जो है दिक्कत होगी इस क्वेश्चन को बनाने में। खैर चैप्टर 2 में जो है हम लोगों को ये देखना है, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ये 11th में जो है पूरे डिटेल में दिया हुआ है। कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज का भाग है। परिदल पुंज जिसको हम लोग पेरियंथ बोलते हैं, ठीक है ना, पेरियंथ, ये हम लोग कहते हैं इसको परिदल पुंज। तो परिदल पुंज प्यारे बच्चों हमने पढ़ा है कि 2 चीज़ों को मिला के बनता है, ठीक है ना, एक सेपल्स को और एक पेटल्स को। समझ में आ रहा है ना। सेपल्स और पेटल्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है ना उसको हम लोग परिदल पुंज कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात दल और बाह्य दल दोनों को मिला के परिदल पुंज बनता है। तो परिदल पुंज में क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। परिदल पुंज में जैसे कहा जाएगा कि दल पुंज में क्या क्या होते हैं, तो प्यारे बच्चों दल पुंज में हम लोग बताएंगे कि पंखुड़ियाँ होती है, रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ होती है, ठीक है ना। बाह्य दल पुंज में क्या होता है, तो बाह्य दल पुंज में बाह्य दल होते हैं। उसी तरह परिदल पुंज में क्या क्या होता है, तो परिदल पुंज जो है वो परिदल पत्र से मिलके बना होता है, परिदल पत्र, ठीक है ना। तो ये बी नंबर जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें, बताया जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ पेरियंथ। पेरियंथ के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो पेरियंथ के पार्ट को प्यारे बच्चों टेपल कहा जाता है,
ठीक है ना। सेपल्स नहीं होगा, पेटल्स नहीं होगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सेपल्स और पेटल्स दोनों को मिला के बनता है टेपल्स, है ना। तो टेपल्स इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कितना बढ़िया सवाल दिया गया है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमाया गया है। बेशक घुमाया जाएगा क्वेश्चन, हर बार जो है एक ही सवाल थोड़ी ना आएगा। इस बार जो है कहा गया है कि मनुष्यों में से निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं, इन तीनों में से जो है अंड कोशिका हो गई, ये चलनशील नहीं होती है, नॉन मोटाइल होती है, ठीक है ना, आप जानते हैं। त्वचीय कोशिका, ये भी चलनशील नहीं होती है। तंत्रिका कोशिका भी चलनशील नहीं होती है। तो एक ही कोशिका बच जाती है शुक्राणु, और हमने पढ़ा भी है 3 mm पर मिनट की रफ्तार से स्पर्म सेल जो है वो ट्रैवल करता है, ठीक है ना। तो ह्यूमन में मोटाइल सेल जो है वो स्पर्म सेल है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन लिंग संलग्न गुण है, ठीक है ना। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कौन है? तो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर हीमोफीलिया और वर्णांधता, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। हीमोफीलिया और वर्णांधता से कभी भी क्वेश्चन ना रहे ऐसा हो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था क्लास के टाइम, मैंने बताया भी था कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, दिस 2 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन लोगों को जो है, इन दोनों टॉपिक्स को जो है हम लोगों को देखना होता है हर बार, ठीक है ना। इस बार आ भी गया है सवाल, देखें। तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है, ठीक है ना। जीवित जीवाश्म कौन है, लिविंग फॉसिल कौन है? चैप्टर 7 से है ये क्वेश्चन। लैटिमेरिया हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। जिन लोगों ने लैटिमेरिया टिक किया हुआ है उनका एकदम सही है, ठीक है ना। लैटिमेरिया हो गया, पेरिपेटस हो गया, ये सभी होते हैं जीवित जीवाश्म। नेक्स्ट हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? चैप्टर 7 से ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन चैप्टर 7 से लिया गया है। तो कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? तो प्यारे बच्चों, जीवनदायिनी ऑक्सीजन, ये शुरुआत में नहीं थी, ठीक है ना। जीवनदायिनी ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वाज नॉट प्रेजेंट इन द अर्ली पीरियड ऑफ द अर्थ? अर्थ के अर्ली पीरियड में ये O2 नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप टिक आउट करेंगे O2, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है, ठीक है ना। किसके द्वारा जो है अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 7 से दिया गया है। तो चैप्टर 7 से आप जानते ही हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा कुत्ता, मछली और व्हेल, ये दोनों अभिसारी विकास प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अभिसारी विकास प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्टारफिश, कटलफिश, रेड डॉग, डॉग फिश एंड व्हेल, ठीक है ना। डॉग फिश और व्हेल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है, ठीक है ना। एटाविज्म का उदाहरण है, ये भी चैप्टर 7 से आपका क्वेश्चन लिया गया है। बच्चे में अगर जन्म के समय छोटी पूंछ होती है तो फिर उसको एटाविज्म कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। एटाविज्म कहते हैं। बच्चे में अगर जन्म के समय छोटी पूंछ होती है, दैट इज कॉल्ड एटाविज्म, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एटाविज्म? एटाविज्म का एग्जाम्पल कौन है? आपको दिख रहा होगा ये। तो एटाविज्म का राइट आंसर जो है वो आप टिक आउट करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। ए बेबी बॉर्न विथ ए स्मॉल टेल, ठीक है ना। छोटा बच्चा जिसकी पूंछ हो। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? सर्टोली कोशिका, ये भी बात हम लोगों ने पढ़ी है, कम से कम 10 टाइम्स तो हम लोगों ने देखा ही होगा, इसको रिकॉल किया होगा हम लोगों ने। सर्टोली सेल्स का काम और लीडिंग सेल्स का काम, ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। दोनों में से अल्टरनेट करके जो है क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एकदम श्योर है। तो सर्टोली कोशिका जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डू डेवलपिंग स्पर्म्स गेट देयर न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन जो है वो किन से होता है? तो प्यारे बच्चों, न्यूट्रिशन जो होता है वो सर्टोली सेल्स से होता है, और लीडिंग सेल्स जो होती हैं, लीडिंग सेल्स ये हार्मोन बनवाती हैं।
मेल सेक्स हार्मोन बनवाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लीडिंग सेल्स नहीं बल्कि सर्टोली सेल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें, निम्नलिखित में से किसने म्यूटोन सिस्ट्रॉन रेकॉन पद प्रतिपादित किया था? ठीक है ना, एस बेंजर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना, एस बेंजर ने ये म्यूटोन वर्ड, सिस्ट्रॉन वर्ड और रेकॉन वर्ड को पोस्टुलेट किया था, प्रोपाउंड किया था। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? ठीक है ना, एक से अधिक पोषी स्तर पर कौन कौन हो सकते हैं? तो इनमें से सभी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इनमें से सभी। पोषी स्तर जो है ये किसी का फिक्स नहीं है। इकोसिस्टम में क्या होता है कि जब हम लोग एक पोषी स्तर बनाते हैं तो जंतु प्लवक जो है कभी आ जाते हैं द्वितीय पोषी स्तर पे, कभी आ जाते हैं तृतीय पोषी स्तर पे। मछलियाँ भी वही हैं, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ। तो मछली हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये किस पोषी स्तर पे स्थिर है। और पादप प्लवक जो है इनका ये तो प्रोड्यूसर हैं, मतलब सब शुरुआत जो है इन्हीं से होगी। तो शुरुआत कई बार इनसे होती है लेकिन फिर भी इनको कुछ जीव खा जाते हैं। तो इन सब का जो है ना ट्रॉफिक लेवल चेंज होते रहता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लिव एट मोर देन वन प्लेस इन ट्रॉफिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम? ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? ठीक है ना, नारियल का मध्य फल भित्ति प्यारे बच्चों ये रेशेदार होता है। समझ में आ रहा है ना, फाइब्रस होता है। नारियल का मध्य फल भित्ति जो है वो फाइब्रस होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग देखें, निम्नलिखित में से पुमंगों का निर्माण किससे होता है? पुमंगों का निर्माण किससे होता है? ठीक है ना, पुमंगों का निर्माण पराग से होता है? बिल्कुल नहीं। वर्तिका से तो होगा ही नहीं, ये तो मादा जनन अंग है। पुमंग जो है वो नर जनन अंग होते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे पुंकेसर हम लोग बता सकते हैं प्यारे बच्चों। पुंकेसरों से मिलके पुमंगों का निर्माण होता है। ठीक है ना, बहुत सारे पुंकेसर मिलेंगे तब जाके जो है पुमंग का निर्माण होगा। ये जो एंड्रोशियम होते हैं, एंड्रोशियम जो है बहुत सारे एस्टामिन्स को मिला के बनते हैं, बहुत सारे एस्टामिन्स को मिला के बनते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मनुष्य में सहलग्न समूहों की संख्या, मैंने मक्का में बताया था सहलग्न समूहों की संख्या कितनी होती है, और ड्रोसोफिला में बताया था। ये दोनों पूछे जाते हैं, इस बार मनुष्य में पूछ दिया है। लेकिन मैंने ये आपको जरूर बताया था कि सहलग्नता समूह कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको याद होगा। तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? सहलग्नता समूहों की संख्या जो है वो 23 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 23 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें, कितना बेहतर सवाल दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को प्रदर्शित करता है? तो प्यारे बच्चों, गुणसूत्रों की मूल संख्या को प्रदर्शित किया जाता है 2n से। समझ में आ रहा है ना, ये जो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय 2n। ठीक है ना, 2n से हम लोग उनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगला सवाल आइए देखते हैं, 43 नंबर। कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है? प्राकृतिक, विदेशी, महामारी, स्थानीय। तो एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली जनसंख्या के लिए हम लोग स्थानीय शब्द का उपयोग करते हैं, एंडेमिक वर्ड का यूज करते हैं, एंडेमिज्म। ये आपको मैंने बताया था कि व्हाट इज एंडेमिज्म। ठीक है ना, तो एंडेमिज्म जो है वो किसी एक लोकेलिटी में पाई जाने वाली स्पीसीज की संख्या होती है। ठीक है ना, पॉपुलेशन की संख्या होती है, उसको हम लोग एंडेमिज्म बोलते हैं। तो एंडेमिक कहलाएंगी वो जातियाँ, ठीक है ना, जो किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये रेशियो वाले क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने कई बार किए हुए हैं, और मैंने भी आपको कई बार बताया है कि कोडोमिनेंस हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। ठीक है ना, इन दोनों में जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है ना, जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो आप एक बार फिर से मॉडल पेपर चेक करेंगे, सेम होता है। समझ में आ रहा है ना, मैंने कई बार बताया हुआ है कि ये चार चीज़ें सेम होती है, कोडोमिनेंस का फिनोटाइपिक रेशियो और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है ना, कोडोमिनेंस का जीनोटाइप और कोडोमिनेंस का फिनोटाइप, ये सब सेम होता है।
समझ में आ रहा है ना, 1:1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और ये देखें F2 जनरेशन में पूछ रहा है, तो F2 जनरेशन का ही जनरली पूछा जाता है रेशियो, ठीक है ना। अगला सवाल हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है, ठीक है ना। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है। फ्रांसिस क्रिक ने प्यारे बच्चों हम लोगों को बता दिया, ठीक है ना, कि इस क्रिया को आप ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है ना। डीएनए से आरएनए बनने को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कह लेते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखें, ये तो एक छोटा बच्चा भी बता देगा। नॉर्मली हम लोग जो है 8 क्लास से या 6-7 से पढ़ते आते हैं कि मलेरिया जो है वो किसके चलते होता है। तो मलेरिया जो है प्यारे बच्चों, और हम लोगों ने तो पढ़ाई है, वो चैप्टर 8 के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने कराया था कि मलेरिया जो है वो किसके चलते होता है, ठीक है ना। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के चलते होता है। देखिए ये बच्चे ने जो है वुचेरेरिया टिक किया है, वो फाइलेरिया का होता है, समझ में आ रहा है ना। तो वुचेरेरिया जो है ये नहीं होगा, वुचेरेरिया ये फाइलेरिया के लिए हो गया। प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, जिसकी 4 प्रजातियां होती हैं, हमने बताई है। प्लाज्मोडियम, उसके चलते, वो पैथोजन है मलेरिया का, समझ में आ रहा है ना, उसके चलते मलेरिया होता है। कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। देखें प्यारे बच्चों, ये हमने डायरेक्टली तो नहीं पढ़ा है इस क्वेश्चन को, बट इतना मैंने आपको बताया है कि जो शैवाल है ना, शैवाल करीब करीब 50%, ठीक है ना, CO2 का फिक्सेशन करते हैं। तो जब CO2 का फिक्सेशन होगा उतना ही ज़्यादा वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो थोड़ा यहाँ पे अपना कॉमन माइंड जो है अप्लाई करना होगा, ठीक है ना। कॉमन माइंड जो है, अपना जीनियस दिमाग लगाना होगा। तो आप इसको, इसमें जो है टिक आउट करेंगे शैवाल लगाकर, समझ में आ रहा है ना। शैवाल लगाकर इस क्वेश्चन के लिए जो है आप राइट आंसर बना सकते हैं, ठीक है ना। सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण जो है अगर हम लोगों को कराना है, शैवाल लगाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का मैक्सिमम अमाउंट कैसे ऑब्जॉर्व करवाया जा सकता है, बाई कल्चरिंग एल्गी, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पोरफोरिन वलय के मध्य में होता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल के पोरफोरिन वलय के मध्य में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ पोरफोरिन रिंग ऑफ क्या चीज, क्लोरोफिल, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज, ठीक है ना। मैग्नीज हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। मैग्नीज जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 के लिए जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस पौधे में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट CO2 का संग्राहक है। C3 पौधा, C4 पौधा, C6 और इनमें से सभी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स देयर इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट रिसेप्टर ऑफ CO2। तो प्यारे बच्चों CO2 का रिसेप्टर जो है वो कौन होता है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप टिक आउट करेंगे C4 प्लांट्स, बिकॉज ये क्लास 11 से जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्लास 11 से दिया हुआ है, जिसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, उनमें हम लोगों को इन टॉपिक्स को जो है देखना है, ठीक है ना। तो आपको याद होगा कि C4 प्लांट्स जो होते हैं यही प्राइमरी एब्जॉर्बर होते हैं CO2 के। इसमें फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है एब्जॉर्ब करता है CO2 को, जबकि C3 प्लांट्स जो होते हैं, C3 प्लांट्स में राइबोलोज बिसफॉस्फेट होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है ना। CO2 का जो रिसेप्टर होता है वो राइबोलोज बिसफॉस्फेट होता है C3 प्लांट्स में, और C4 प्लांट्स में PEP होता है। PEP यानी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे, ये 11 से जो है दे दिया है। तो ये उन बच्चों के लिए संकेत है कि आप 11th जो है एकदम सीरियसली पढ़ें। 11th बहुत ज़रूरी है। आप वही करते हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए जो है, आप 11th चूँकि पढ़े नहीं होते हैं, 12th जो है पढ़ते हैं और 11th की चीज़ें छूट जाती हैं, फिर आप 12th के बाद जो है 11th में आ जाते हैं वापस। तो उससे बेहतर है कि आप शुरू से ही 11th पढ़ें, ठीक है ना, ताकि आपका बेस और स्ट्रांग हो। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन लैक ओपेरॉन में, लैक ओपेरॉन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना। ये एक तरह से माफिया है इस चैप्टर 6 के टॉपिक्स का, समझ में आ रहा है ना। लैक ओपेरॉन से क्वेश्चन ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लैक ओपेरॉन से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। बीटा गैलेक्टोसिडेज का कोडिंग कौन करता है बताएं। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा जेड जीन, ठीक है ना। कल भी मैंने डिस्कस करवाया था पीपोजिया सीक्वेंस के बारे में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका जेड जीन हो जाएगा। बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है वो जेड जीन बना लेता है।
ए जीन क्या बनाता है? ट्रांस एसिटाइलेज। वाई जीन क्या बनाता है? परमीएज। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई ना कोई पूछा जाता है। यहाँ देखिए थोड़ा सा जो है अपना दिमाग चलाने वाला क्वेश्चन दे दिया है। ये जो बच्चे पढ़े हैं वही बना सकते हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो तो कुछ भी टिक आउट कर देंगे। देखें, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? ठीक है ना, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, ए और बी दोनों हो गया, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, है ना? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इनमें से कौन सा है? तो आप सही आंसर जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें, निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है? चैप्टर नंबर 4 से ये क्वेश्चन हो गया। युग्मनज या 8 कोशिकीय भ्रूण फैलोपियन नलिका में प्यारे बच्चों करना है। अगर यूट्रस में करना होता तो हम लोग डालते 32 कोशिकीय भ्रूण, 32 सेल्ड एम्ब्रायो, ठीक है ना। यूट्रस में पूछता तो ये पूछा है फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन नलिका में। तो फैलोपियन नलिका में या तो युग्मनज अवस्था में डाला जाता है या फिर जो है 8 कोशिकीय भ्रूण की अवस्था में डाला जाता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें, इसको स्पेशली मैंने बताया था कि भाई इसको याद रखें आप। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है ना, मानव जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी, ठीक है ना। डेमोग्राफी हम लोग कहते हैं, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। तो स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। और ये बेटर किया गया था थॉमस आर माल्थस के द्वारा, आपको याद होगा थॉमस आर माल्थस ने बताया था, पॉपुलेशन को स्टडी किया था। देखें, कहा जा रहा है ना कि मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है। इस क्वेश्चन को मैंने 3 मॉडल पेपर में रिपीट किया है, समझ में आ रहा है ना। 3 मॉडल पेपर में मैंने रिपीट किया है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था थोड़ा। उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्यों में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है, तो वो हो जाएगा आपका मात्रात्मक, ठीक है ना। मात्रात्मक लक्षण जो है उसका एग्जाम्पल है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर जो है उसका एग्जाम्पल है हम लोगों का ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है ना, ह्यूमन स्किन कलर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। ये कवक है, ठीक है ना, न्यूरोस्पोरा, जिसमें 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है एक अर्धसूत्री विभाजन होता है और एक जो है समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री समसूत्री दोनों होगा, लेकिन पहले अर्धसूत्री होता है, ठीक है ना। पहले अर्धसूत्री होगा, बाद में समसूत्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज मैन विथ फीमेल कैरेक्टर्स कॉल्ड, ठीक है ना। फीमेल कैरेक्टर्स वाले मेन को क्या कहेंगे, मैन को क्या कहेंगे? यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसमें दोनों के लक्षण हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें नर और मादा दोनों के लक्षण हो, मेल फीमेल दोनों कैरेक्टर्स हो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ गाइनोमॉर्फ जो है ये शब्द यूज करते हैं केवल महिलाओं के लक्षण के लिए, लेकिन गाइनोएंड्रोमॉर्फ, ठीक है ना, गाइनोएंड्रोमॉर्फ ये उनके लिए यूज करेंगे जिनके पास दोनों लक्षण हैं, महिलाओं के भी और पुरुषों के भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख ही रहे हैं। गन्ने की बुआई, चूंकि हम लोग जो है किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं प्यारे बच्चों, तो गन्ने की बुआई कैसे की जाती है आप देख सकते हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। कटिंग ऑफ स्टेम्स, तने के टुकड़ों द्वारा, ठीक है ना, तने के टुकड़ों द्वारा गन्ने की बुआई की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण होता है तो इन चारों में से कौन ज्यादा प्रभावित होगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं ज्यादा कौन प्रभावित होगा। ज्यादा प्रभावित होने वाला कारक जो है हरित लवक हो गया, ठीक है। SO2 का पॉल्यूशन जो है वो प्यारे बच्चों क्लोरोप्लास्ट को ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला देखें, इस साल में जो हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया था उसका सबसे पहला टॉपिक क्या था, आपको याद होगा। सबसे पहला टॉपिक जो था वो था लाइफ स्पैन, है ना, लाइफ स्पैन, जीवन अवधि हमने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने परिभाषा इसकी लिखी थी कि किसी भी जीव के जन्म से लेके मृत्यु तक के समय को, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को
जीवन काल कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें, सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण जो है वो किसके हाथ में होता है? एफएसएच के हाथ में होता है प्यारे बच्चों। एफएसएच जो होता है ना वो सर्टोली सेल्स के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, और एलएच जो होता है ना, एलएच ये सर्टोली सेल्स नहीं बल्कि लीडिंग सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो इनमें से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते रहते हैं, बार बार जो है ये अल्टरनेट करके क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है ना, तो इसको आप देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजरता है? अपरा से होकर कौन नहीं गुजरता है? अपरा से होकर नहीं गुजरता है मातृ प्रतिरक्षी। मैटरनल एंटीबॉडीज कैन नॉट पास थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है ना, प्लेसेंटा से मैटरनल एंटीबॉडी नहीं जा सकता है बच्चों में। ठीक है ना, वसाम्ल जाता है, एल्कोहल जा सकता है, लौह जा सकता है। ठीक है ना, आयरन, ये सबका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन मैटरनल एंटीबॉडी का नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखें, कौन नई प्रजातियों के निर्माण में महत्वपूर्ण कारक है? तो ऑप्शन आप टिक आउट करेंगे, विलगन। ठीक है ना, आइसोलेशन। आइसोलेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके वीवर को कोरक खंड ब्लास्टोस्पोर के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, द ओपनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर के नाम से किसको जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका कंदुक, गैस्ट्रूला। ठीक है ना, गैस्ट्रूला को हम लोग ब्लास्टोस्पोर के नाम से जानते हैं, गैस्ट्रूला के ओपनिंग को ब्लास्टोस्पोर के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा कंदुक। नेक्स्ट हम लोग देखें, मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं? मैंग्रोव अर्थात दलदली क्षेत्रों में रहने वाली वनस्पतियां। तो प्यारे बच्चों आपको याद होगा बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन भी पश्चिम बंगाल में है। तो सबसे ज़्यादा जो है मैंग्रोव वहीं पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पतियां जो है वो सुंदरवन में पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें, द्वितीयक अनुक्रमण। हम लोगों ने सक्सेशन पढ़ा था प्यारे बच्चों, आपको याद होगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन मैंने बताया था, इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दो तरह का होता है, एक तो प्राइमरी सक्सेशन और एक सेकेंडरी सक्सेशन, एक हाइड्रार्क और एक जीरार्क। ठीक है ना, तो उनमें से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है ना, मैंने बताया था कि आप क्रमक जातियाँ याद करेंगे और फिर जो है जो चरम समुदाय होता है उसको याद करेंगे। तो वैसे ही जो है ये आप देखें द्वितीयक अनुक्रमण से सवाल आ गया है। इन चारों में से द्वितीयक अनुक्रमण कहाँ हो सकता है? ये जो बेयर रॉक्स हैं वहाँ तो पॉसिबल है नहीं, सैंड पे होगा नहीं, न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड पे होगा नहीं, नए नए बने हुए तालाब में प्राथमिक अनुक्रमण ही होगा, प्राइमरी सक्सेशन होगा, सेकेंडरी सक्सेशन नहीं होगा। आपको कैलिफोर्निया की आग जो है याद होगी, क्रैश कोर्स में जो है हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, तो वो मैंने एग्जाम्पल में बताया था। कैलिफोर्निया की आग जो है जहाँ पे पहले से वनस्पतियाँ थी और वो वनस्पतियाँ जो है आग लगने के चलते समाप्त हो गई, फिर वहाँ वनस्पतियाँ आएंगी। ऐसा नहीं है कि वो जगह जो है उसी तरह रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, ऐसा नहीं है। वनस्पतियाँ आएंगी तो दोबारा जो वनस्पतियाँ आएंगी वही है द्वितीयक अनुक्रमण, और ये होता है उजड़े हुए वनों में, डिग्रेडेड फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? इसको भी हम लोगों ने मॉडल पेपर में किया हुआ है, आपको याद होगा एजोला। ठीक है ना, एजोला इज एन एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर। ठीक है ना, एजोला को हम लोग एक बढ़िया बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। चैप्टर 10 से ये सवाल लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? ठीक है ना, महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन है प्यारे बच्चों? यहाँ प्रवृत्ति तो सब है, अगर प्रवृत्ति पूछा जाता तो हम लोग ऑल ऑफ दीज टिक करते। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइनिफिकेंट ट्रेंड इन ह्यूमन इवोल्यूशन। ओनली अगर हमसे ट्रेंड पूछा जाता तो हम लोग टिक आउट कर देते ऑल ऑफ दीज, लेकिन साइनिफिकेंट ट्रेंड पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण प्रवृत्ति पूछी जा रही है। महत्वपूर्ण प्रवृत्ति आपको याद होगा, जो मनुष्यों का हम लोग 7 चरण इवोल्यूशन का देखें, उसमें बढ़ती हुई कपालीय क्षमता आपको याद होगा, जो क्रेनियल कैपेसिटी थी, ठीक है ना, वो हर एक लेवल पे बढ़ते जा रही थी। तो बढ़ती हुई कपालीय क्षमता, ठीक है ना, ये मनुष्य के विकास में प्रमुख महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी। ठीक है ना, ये सी नंबर ऑप्शन जो है इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है?
तो प्यारे बच्चों, अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में कौन सा प्रजनन होगा ये तो आप जानते हैं, बाइनरी फिजन हो जाता है, द्विखंडन हो जाता है, द्विखंडन होता है अमीबा में। अमीबा को अगर फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे तो वो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करेगा। चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा है ये, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 को जो है हम लोगों को इग्नोर नहीं करना है। मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमने ऐसे पूछा था कि कैपेसिटेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस फाउंड इन, ठीक है ना, ऐसे मॉडल पेपर में क्वेश्चन था। और उसी क्वेश्चन को देखिए यहाँ पूछा गया है कि कैपेसिटेशन ऑफ ह्यूमन स्पर्म ऑक्योर्स इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। आप चेकआउट कर सकते हैं मॉडल पेपर को, उसमें ये क्वेश्चन है। मादा जनन मार्ग हमने टिक आउट किया था, उसमें मादा जनन मार्ग में कैपेसिटेशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आपके लिए नया है, ये सारे क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं। बस एक ही कंडीशन था मेरा कि आप यूट्यूब से अपडेट रहें, टेलीग्राम से अपडेट रहें। जो लोग अपडेट थे उन्होंने बहुत पॉजिटिव जो है फीडबैक दिया है, बिकॉज उनके क्वेश्चंस बने हैं। और बेशक जब किसी का क्वेश्चन बनता है वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होता है, ठीक है ना। तो देखें अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपके सेंटअप बोर्ड में जो है सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था। उत्प्रेषण परीक्षा में ये सवाल आया हुआ था, लेकिन ऐसे नहीं पूछा था। वहाँ पूछा था कि रानी और पम्मी दो बहनें हैं, जुड़वा बहनें हैं। आपको क्वेश्चन याद होगा, ठीक है ना। तो वो किसका उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, वैसा ही सवाल जो है यहाँ पे दिया है कि दो जुड़वा भाइयों का विकास। वहाँ दो जुड़वा बहनें थी, रानी और पम्मी, और यहाँ जो है दो जुड़वा भाई का विकास जो है पूछा जा रहा है। तो आप बताएंगे एक ही जाइगोट से दो जुड़वा भाई का विकास हो सकता है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी था। और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि बच्चों के साथ जो है खेल किया गया है। ये क्या ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और जो है बेहतर होना चाहिए, ठीक है ना। बट ठीक है, अच्छा है, क्वेश्चन जो है सभी के बन जाएं, ये एक्सपेक्टेशन होती है। तो फाइनली अल्टीमेटली जो है एक ही स्टेटमेंट आता है कि आप कहीं भी पढ़ाई करते हैं, बस अच्छे से पढ़ाई करें। अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, टीचर भी खुश होंगे, आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे, और आप लाइफ में जो है अपना एक अच्छा कैरियर अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि गार्जियन जब आपको पेमेंट करते हैं तो उनकी एक आश होती है, वो आपसे निराशा की उम्मीद नहीं करते हैं। वो कभी भी ये सुनना नहीं चाहते हैं कि मेरा क्वेश्चन छूट गया, मैंने जो है सवाल अटैम्प्ट नहीं किया। चले आते हैं जरा सब्जेक्टिव पे जो है हम लोग नज़र डालते हैं। सब्जेक्टिव में जो है आपको करीब करीब क्वेश्चंस दिए गए हैं 20, ठीक है ना। शॉर्ट टाइप में आपको 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्लास में जितना यूनिट टेस्ट हुआ है, आप मॉडल पेपर यूनिट टेस्ट के पेपर्स को निकाल के एक बार चेक करेंगे और देखेंगे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैंने करा दिया हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें से आपको 10 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। कुछ क्वेश्चन नए हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको 10 का आंसर देना है। डबल ऑप्शन है हमारे पास, डबल क्वेश्चन जो है दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 10 क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों को सबसे पहले सिकल सेल अनीमिया के 2 लक्षणों को लिखने के लिए बताया गया है। तो आपने कई बार पढ़ा हुआ है, सिकल सेल अनीमिया के बारे में जो है क्वेश्चन आता ही आता है, श्योर है ये। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में कहीं भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके, ठीक है ना। एक और देखें, हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है पवित्र उपवन। तो आपको याद होगा कि पवित्र उपवन जो है, मैंने थोड़े दिन पहले जब ये टॉपिक चल रहा था उस समय मैंने बताया था कि पवित्र उपवन को आप देख लेंगे, ठीक है ना। खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ, ठीक है ना, अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है ना, ये सब चंदा, सरगुजा, बस्तर, मध्य प्रदेश में ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये सब पवित्र उपवन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हम लोगों का cDNA और sDNA में कोई 2 अंतर स्पष्ट करें। cDNA कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है, संपूरक डीएनए होता है, और sDNA जो होता है हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक में नहीं, एस फेज में जो डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, ट्रांस रेप्लिकेशन होता है, प्रतिकृतिकरण होता है, ठीक है ना, एस फेज में, एस अवस्था में, उससे बनने वाले डीएनए को एस डीएनए कहते हैं। और सी डीएनए कहते हैं जो रेप्लिकेशन में बनता है, ठीक है ना, रेप्लिकेशन में बनता है, उसको हम लोग जो है सी डीएनए कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहेंगे, ठीक है ना। एपीस्टैसिस को हम लोगों ने कई बार देखा हुआ है।
एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो आपको बताया गया है एपिस्टेसिस, ठीक है ना। एपिस्टेसिस को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें थी सहभोजिता, और सहभोजिता को परिभाषित करें तथा 2 उदाहरण लिखें। मैंने बताया था कि एग्ज़ाम के दिन में आप ये 6 जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ाए गए हैं उनको देख के ही जाएंगे। आपको याद होगा मैंने बोला था, और उनका डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल ये दोनों मैंने बोला था। 6 पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो है हम लोगों के पास होते हैं टोटल। 6 में से देखें एक जो है पूछा जा चुका है। बाकी आप चैप्टर 8 से देख रहे हैं रोगाणु क्या हैं, और किन्हीं एक पादप और जंतु रोगाणुओं के नाम लिखें, ये आप लिख सकते हैं। छलावरण क्या है? कैमोफ्लेज जिसको हम लोग कहते हैं, जो मेढक दिखाते हैं। मेढक जो है वो झाड़ियों में छुप जाते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं, गिरगिट जो है कर लेता है, इसको हम लोग कैमोफ्लेज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अनुसंधान में जीवों का क्या महत्व है? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया हुआ था कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें से 2 आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। मॉरूला क्या है? तो 4 से 16 कोशिकाओं वाले भ्रूण को हम लोग मॉरूला कहते हैं, ठीक है ना। स्वपरागण के किन्हीं 2 लाभ का उल्लेख करें। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसका 2 बेनिफिट लिख देना है। रीड डाटा बुक का क्या महत्व है? देखिए इतना इजी क्वेश्चन दिया गया है, ये तो एक छोटा बच्चा भी बना लेगा एकदम। ऐसे ऐसे सवाल है। बीजावरण, झिल्ली और बीजावरण में कोई 2 अंतर लिखे। इंटेगुमेंट और टेस्टा में क्या अंतर है? किन्हीं 4 मसालों के नाम और उनके वैज्ञानिक नाम लिखें। तो ये तो आपको 11th में पढ़ने को मिलता है। जिन बच्चों ने 11th पढ़ा है वही लिख पाए होंगे इसका आंसर। जो 12th में डायरेक्ट आए हैं वो नहीं लिख पाएंगे इसका आंसर। आनुवांशिकता रूप से रूपांतरित जंतुओं के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख करें। आ गया सवाल। ट्रांसजेनिक एनिमल से भी क्वेश्चन रहता है, उनकी परिभाषा या उनका उपयोग से इस बार दे दिया है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? 3 सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर से पूछ दिया है। जर्म प्लाज्म को आप परिभाषित करें, ठीक है ना। चैप्टर 2 में और चैप्टर 9 में हम लोगों ने जर्म प्लाज्म के बारे में पढ़ा है टिश्यू कल्चर में, ठीक है ना। जीन लाइब्रेरी क्या है? जीन लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ पे जीन का कॉम्बिनेशन जो है रखा जाता है, ठीक है ना। जैसे हमने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किया तो डीएनए का जो सीक्वेंस आ रहा है उसको जिस जगह पे स्टोर किया जाता है उसको जीन लाइब्रेरी हम लोग कहते हैं। इतना बेहतर सवाल है। वाहित मल के किन्हीं 2 हानिकारक प्रभावों का उल्लेख करें। ये मैंने बताया था कि वाहित मल जल से जो है सीवेज से क्वेश्चन आता है। चैप्टर 10 में हम लोगों ने पढ़ा है, चैप्टर 16 में पढ़ा है, 2 बार हम लोगों ने इसको पढ़ा है, ठीक है ना। और ये लॉन्ग टाइप में ही पूछता है, लॉन्ग टाइप में या शॉर्ट टाइप में, मतलब सब्जेक्टिव में पूछता है, ये मैंने बताया था ऐसा। माइकोराइजा क्या है? हमने 2 चीज़ें बताई थी, लाइकेन और माइकोराइजा। लाइकेन जो कवक और शैवालों का जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है ना, सहजीवी संबंध है। और माइकोराइजा उच्च पादप की जड़ें और कवकों के बीच पाया जाने वाला सहजीवी संबंध है। तो देखिए इतना इजी क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है। अगर इस बार जो है आप अच्छा नंबर नहीं लेके आते हैं तो फिर जो है 12th क्लास पढ़ने से मेरे को नहीं लगता है कि कोई बेनिफिट है, ठीक है ना। तो ये था प्यारे बच्चों हम लोगों का 2025 का बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेशन। तो आप इसको जो है देख लेंगे एक बार। यहाँ आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है देख सकते हैं कितना इजी दिया हुआ है, ठीक है ना। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी जो है आपको खाद्य श्रृंखला, ये देखें जरा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है भूगर्भ जल से आप क्या समझते हैं, इसकी कमी से और इसके कारणों का निवारण और वर्णन करें, ठीक है ना। यानी अंडरग्राउंड वाटर के बारे में जो है आपको एक्सप्लेन करना है। और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल मैंने बताया था कि आप इसको देख लेंगे एक बार। प्राथमिक उत्पादक और द्वितीयक उत्पादक जो है ये किसको कहते हैं? उष्ण निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, ठीक है ना, ये हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट है मानव गर्भाशय के अंदर भ्रूण का स्वच्छ सुंदर नामांकित चित्र प्रस्तुत करें। और ये देखें जरा, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका तो एक स्पेशल वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, अपने चैनल पे जो है इसका वीडियो है। और वो मैंने बोला भी था कि आप इसको एक बार देख लेंगे। हनी बीज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है, तो उसके बारे में जो है क्वेश्चन किया गया है। इतना बेहतर सवाल हमारे पास है। प्रेजेंट ए वेल लेवल डायग्राम, नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का डायग्राम बनाना है हम लोगों को, ठीक है ना, जिसमें दिखा देना है कि एक जीन को दूसरे जो है संवाहक के साथ कैसे जोड़ा जाता है, उसको अगले जीव में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। और बायोफोर्टिफिकेशन, जैव प्रबलीकरण, ठीक है ना, बायोमैग्निफिकेशन का जो है उल्लेख करें, ऐसा सवाल हम लोगों को दिया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इस बार बहुत ही ईजी दिए गए थे आपको। प्यारे बच्चों, आप सभी ने कहा था कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता जनाब,
हौसलों से ही उड़ान होती है। तो जिन बच्चों ने ये हौसला दिखाया है कि वो साल भर अपने आप को कंसंट्रेट रखे हैं, ठीक है ना, और स्टडी में अपना फोकस जो है बनाए रखे हैं, उनका बेहतर हुआ है। इस बात के लिए जो है आपको मैनी मैनी थैंक्स। और ये सब संभव हो पाया है एनाटॉमिकल बायोलॉजी के ऊपर आपके ट्रस्ट को लेके। एनाटॉमिकल बायोलॉजी को जो आपने वर्षों से जो है ट्रस्ट बनाया है, इसका नतीजा है कि आप हर साल एग्ज़ाम में बेहतर करते हैं और एक अच्छा रिजल्ट देते हैं अपने पेरेंट्स को और कोचिंग इंस्टीट्यूट को। सो थैंक्स फॉर टुडे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।